एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी हमारी दुनिया की नींव है। ये खाने, ईंधन और दूसरी जरूरतों के लिए फसल उगाने और जानवर पालने का काम है। शिकार और जंगली चीजें इकट्ठा करने से खेती की तरफ जाना इंसानी इतिहास का एक बहुत बड़ा बदलाव था। यह बदलाव धीरे धीरे हुआ, लगभग 10,000 बीसी से शुरू होकर। खेती की शुरुआत फर्टाइल क्रेसेंट से हुई, जो मिडिल ईस्ट का एक इलाका है। वहां के अच्छे मौसम और गेहूं और जौ जैसे जंगली अनाज ने शुरुआती इंसानों को खेती करने के तरीके सीखने में मदद की। समय के साथ उन्होंने पौधे लगाने, फसल काटने और अनाज को स्टोर करने के तरीके ढूंढ लिए। खेती के आने से इंसानी समाज में बहुत बड़े बदलाव आए। यह बसने की जिंदगी की शुरुआत थी। खाने का उत्पादन बढ़ा और गांव बड़े हुए। ज्यादा खाने की वजह से कुछ लोग दूसरे कामों में माहिर हो पाए, जिससे समाज और भी जटिल बन गया। खेती की तरफ जाना आसान नहीं था। शुरुआती किसानों को मौसम के बदलते मूड, फसलों की बीमारियों और लगातार काम करने की जरूरत का सामना करना पड़ा। लेकिन खेती के फायदे मुश्किलों से ज्यादा थे और धीरे धीरे ये दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल गई। जैसे जैसे खेती फैली, किसान नए नए तरीके खोजते रहे। उन्होंने अलग अलग फसलों के साथ एक्सपेरिमेंट किए, सिंचाई के तरीके बनाए और खेती को आसान बनाने के लिए औजार बनाए। इन नए तरीकों ने शुरुआती सभ्यताओं के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मेसोपोटामिया में सिंचाई नहरों के बनने से किसान टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के पानी को कंट्रोल कर पाए। इससे फसल ज्यादा हुई और ऊर और बेबीलोन जैसे शहर बड़े हुए। मिस्र के किसानों ने नील नदी की बाढ़ पर आधारित सिंचाई के अच्छे तरीके बनाए। हल का आविष्कार खेती में एक बड़ी क्रांति थी। शुरुआती हल लकड़ी के बने होते थे, लेकिन उन्होंने जमीन जोतने के काम को बहुत आसान बना दिया। बैल और गधे जैसे जानवरों को हल खींचने के लिए इस्तेमाल करने से काम और भी आसान हो गया। एक और जरूरी खोज फसल चक्र की थी। किसानों ने सीखा कि एक ही खेत में अलग अलग फसलें उगाने से जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। वे फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए गोबर और दूसरी प्राकृतिक खाद का भी इस्तेमाल करने लगे। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं ने अपने अपने हिसाब से खेती के अलग अलग तरीके बनाए। मेसोपोटामिया की उपजाऊ नदी घाटियों से लेकर एंडीज की पहाड़ियों तक किसानों ने फसल उगाने और अपनी आबादी का पेट भरने के नए नए तरीके खोजे। मेसोपोटामिया में किसान गेहूं, जौ, खजूर और सब्जियां उगाते थे। उन्होंने नहरें, नालियां और शादूफ लीवर से चलने वाला पानी उठाने का यंत्र जैसे जटिल सिंचाई प्रणालियां बनाई। मेसोपोटामिया के किसान फसल चक्र अपनाते थे और खाद के रूप में गोबर का इस्तेमाल करते थे। प्राचीन मिस्र के लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए नील नदी की सालाना बाढ़ पर निर्भर थे। वे गेहूं, जौ, अलसी और पपीरस जैसी फसलें उगाते थे। मिस्रवासियों ने अनाज को कीड़ों और नमी से बचाने के लिए भंडारों में रखने के तरीके भी बनाए। अमेरिका में माया और इनका जैसी प्राचीन सभ्यताओं ने खेती के बेहतरीन तरीके ईजाद किए। मेसो अमेरिका के वर्षावनों में रहने वाले माया लोग झूम खेती करते थे। वे जंगलों को साफ करके खेत बनाते थे, कुछ सालों तक फसल उगाते थे और फिर नई जमीन पर चले जाते थे। एंडीज पर्वतों में रहने वाले इनका लोगों ने सीढ़ीनुमा खेती की शुरुआत की। उन्होंने खड़ी पहाड़ियों पर सीढ़ियां बनाकर फसल बोने के लिए समतल जगह बनाई। इन सीढ़ियों से मिट्टी का कटाव रुकता था और पानी भी बचता था। यूरोप में मध्य युग लगभग 5वीं से 15वीं शताब्दी तक खेती के तरीकों में बड़े बदलाव देखे गए। सामंती व्यवस्था अपनी कठोर सामाजिक पदानुक्रम के साथ खेती के ढांचे को आकार देती थी। ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों में रहते थे और किसान के रूप में काम करते थे, जो सामंतों की जमीन से बंधे होते थे। इस दौरान एक बड़ा बदलाव 3 खेती फसल चक्र प्रणाली का विकास था। इस प्रणाली में कृषि योग्य भूमि को 3 खेतों में बांटा जाता था। एक में राई या गेहूं जैसी सर्दियों की फसलें, एक में जौ या ओट्स जैसी वसंत की फसलें और एक को खाली छोड़ दिया जाता था। इस चक्र से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती थी और फसल खराब होने का खतरा कम होता था। एक और महत्वपूर्ण विकास भारी हल का आना था। यह हल अपने लोहे के फाल के साथ उत्तरी यूरोप की भारी मिट्टी को काट सकता था, जिससे ज्यादा जमीन पर खेती संभव हो गई। भारी हल को खींचने के लिए बैलों की टीमों की जरूरत होती थी, जिससे सामूहिक खेती के तरीके विकसित हुए। मध्य युग के दौरान पानी और हवा से चलने वाली चक्कियां आम हो गईं। ये चक्कियां अनाज पीसने, लकड़ी काटने और दूसरे कामों के लिए ऊर्जा प्रदान करती थीं, जिससे इंसान और जानवरों को खेती के दूसरे कामों के लिए समय मिलता था। भाग 5 कृषि क्रांति बदलाव के बीज बोना।
18वीं सदी में शुरू हुई कृषि क्रांति ने खेती के तरीकों में अभूतपूर्व बदलाव का दौर शुरू किया। नई तकनीकों, आविष्कारों और विचारों ने खेती को बदल दिया, जिससे उत्पादकता बढ़ी और औद्योगिक क्रांति का रास्ता साफ हुआ। कृषि क्रांति के प्रमुख लोगों में से एक जेथरो टुल थे, एक अंग्रेज किसान जिन्होंने सीड ड्रिल का आविष्कार किया। पारंपरिक छिड़काव विधियों के विपरीत सीड ड्रिल एक समान गहराई पर पंक्तियों में बीज बोता था, जिससे अंकुरण दर ज्यादा होती थी और पैदावार बढ़ती थी। एक और महत्वपूर्ण आविष्कार नई फसलों का विकास था। रॉबर्ट बेकवेल जैसे किसानों ने चुनिंदा प्रजनन तकनीकों का बीड़ा उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप ज्यादा मांस और दूध उत्पादन वाली बेहतर पशु नस्लें मिली। कृषि क्रांति के दौरान घेराबंदी एक और महत्वपूर्ण विकास था। इस प्रक्रिया में छोटी बिखरी हुई जमीनों को बड़े ज्यादा कुशल खेतों में मिलाना शामिल था। घेराबंदी से कुछ किसान बेघर हो गए, लेकिन इससे कृषि उत्पादन भी बढ़ा। कृषि क्रांति ने खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की। इस अतिरिक्त भोजन ने बेहतर जीवन स्थितियों के साथ मिलकर जनसंख्या वृद्धि और यूरोप के शहरीकरण में योगदान दिया। भाग 6, औद्योगिक युग, मशीनीकरण और बड़े पैमाने पर उत्पादन। 18वीं सदी के अंत में शुरू हुई और 19वीं सदी तक जारी रहने वाली औद्योगिक क्रांति का खेती पर गहरा प्रभाव पड़ा। मशीनों और नई तकनीकों के आने से उत्पादकता में और वृद्धि हुई और औद्योगिक खेती का उदय हुआ। सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक रीपर का आविष्कार था। संयुक्त राज्य अमेरिका में साइरस मैककॉर्मिक द्वारा आविष्कार किया गया रीपर ने अनाज की कटाई को मशीनीकृत कर दिया, जिससे लगने वाले समय और श्रम में काफी कमी आई। भाप इंजन के आविष्कार ने खेती में क्रांति ला दी। भाप से चलने वाले ट्रैक्टरों और हलों ने घोड़ों और बैलों की जगह ले ली, जिससे ज्यादा जमीन पर ज्यादा कुशलता से खेती करना संभव हो गया। भाप इंजनों का इस्तेमाल थ्रेशिंग मशीनों को चलाने के लिए भी किया जाता था, जो अनाज को डंठल से अलग करती थीं। रेल मार्ग और स्टीमशिप के विकास ने लंबी दूरी तक कृषि उत्पादों के परिवहन को आसान बनाया। इससे किसानों को बड़े बाजारों तक पहुंच मिली और उपभोक्ताओं को तरह तरह के खाद्य पदार्थ मिलने लगे। औद्योगिक युग में कृषि रसायन विज्ञान का भी उदय हुआ। जस्टिस वॉन लीबिग जैसे वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक उर्वरक विकसित किए, जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते थे और फसल की पैदावार बढ़ाते थे। हालांकि सिंथेटिक उर्वरकों के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता में कमी और पर्यावरण प्रदूषण की चिंताएं भी बढ़ीं। भाग 7, 20वीं सदी की प्रगति, हरित क्रांति और उसके बाद। 20वीं सदी में कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय प्रगति हुई, जिससे खाद्य उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। हरित क्रांति 1940 से 1970 के दशक तक तेजी से कृषि विकास का काल बढ़ती वैश्विक आबादी को भोजन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरित क्रांति में एक प्रमुख व्यक्ति नॉर्मन बोरलॉग थे, एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्में विकसित की। इन किस्मों ने सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई के इस्तेमाल के साथ गेहूं के उत्पादन में नाटकीय वृद्धि की, विशेष रूप से भारत और मेक्सिको जैसे विकासशील देशों में। हरित क्रांति में नई कृषि तकनीकों का भी विकास हुआ, जैसे कि सटीक खेती और जैव प्रौद्योगिकी। सटीक खेती उर्वरक और कीटनाशक के इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए सेंसर, जीपीएस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है, जिससे अपव्यय और पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। जैव प्रौद्योगिकी से आनुवंशिक रूप से संशोधित या जीएम फसलों का विकास हुआ है। जीएम फसलों को कीटों का प्रतिरोध करने, जड़ी बूटियों को सहन करने या पोषक तत्वों में सुधार करने के लिए डिजाइन किया जाता है। हालांकि जीएम फसलों में खाद्य उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है, लेकिन उन्होंने जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा और कृषि पर कॉर्पोरेट नियंत्रण के बारे में भी चिंताएं पैदा की हैं। भाग 8, उभरती प्रौद्योगिकियां, खेती के भविष्य को आकार देना। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियां एक बार फिर खेती को बदलने के लिए तैयार हैं। इन तकनीकों में जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और भोजन की बढ़ती मांग जैसी चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता है। ऊर्ध्वाधर खेती एक अभिनव तरीका है जिसमें फसलों को ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ी परतों में उगाया जाता है, अक्सर नियंत्रित वातावरण जैसे ग्रीन हाउस या गोदामों में। यह विधि पानी और भूमि के उपयोग को काफी कम कर सकती है, जबकि पैदावार बढ़ा सकती है और कीटनाशकों की आवश्यकता को कम कर सकती है। सटीक कृषि तेजी से परिष्कृत होती जा रही है।
सेंसर से लैस ड्रोन फसल के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं, कीटों और बीमारियों की पहचान कर सकते हैं और सटीकता के साथ उर्वरक और कीटनाशक डाल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का उपयोग डेटा का विश्लेषण करने और खेत प्रबंधन प्रथाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। रोबोटिक्स खेती में बढ़ती भूमिका निभा रहा है। रोबोट को फसल बोने, निराई करने, कटाई करने और पैकिंग करने जैसे काम करने के लिए विकसित किया जा रहा है। ये श्रम की कमी को दूर कर सकता है और कृषि कार्यों में दक्षता में सुधार कर सकता है। एक और आशाजनक क्षेत्र सेलुलर कृषि है, जिसे प्रयोगशाला में उगाया गया मांस भी कहा जाता है। इसमें जानवरों को पालने और उनका वध किए बिना सीधे जानवरों की कोशिकाओं से मांस का उत्पादन करना शामिल है। सेलुलर कृषि में मांस उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और पशु कल्याण के बारे में नैतिक चिंताओं को दूर करने की क्षमता है। भाग 9, निष्कर्ष, एक स्थायी भविष्य का निर्माण। खेती अपनी विनम्र शुरुआत से बहुत आगे आ चुकी है। जंगली पौधों को पालतू बनाने वाले पहले किसानों से लेकर आज के उच्च तकनीक वाले खेतों तक इंसानों ने जीवित रहने और फलने फूलने के लिए आवश्यक भोजन का उत्पादन करने के लिए लगातार नए नए तरीके खोजे हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की कमी शामिल है, खेती को ढलना और विकसित होना जारी रखना चाहिए। स्थायी कृषि पद्धतियां जो पर्यावरण संरक्षण, संसाधन संरक्षण और सामाजिक समानता को प्राथमिकता देती हैं, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगी। नवाचार को अपनाकर, स्थायी पद्धतियों को अपनाकर और मिलकर काम करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां खेती आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह और उसके लोगों का पोषण करती रहे।